पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है सर, बिल्कुल, क्योंकि पत्रकार को बेसिकली स्पेशली सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। खिलाफ होना चाहिए तो गलत के, झूठ के, और साथ होना चाहिए तो सच के। ये अगर सिर्फ एक शब्द में खुद को बताना हो तो क्या कहोगे आप? बेसिकली गरीबों का पत्रकार। गरीबों का पत्रकार। ईमानदारी, सच हो सकता है। बिल्कुल। पैसा या सम्मान? सम्मान। जीवन का एक मंत्र? सच के साथ चलना। आप देखिए एमबीबीएस की पढ़ाई जो है विदेशों में कितने सस्ते में और कितने आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे मस्ट जो मैं मानता हूँ वो है शिक्षा। बिल्कुल। एजुकेशन पर अगर फोकस रहेगा किसी का भी तो इस संसार को बदल सकता है। एक हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इंडियन पॉडकास्ट के अंदर। तो बेसिकली आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में उपस्थित है कृष्णपाल राठौर सर, जो कि उर्फ महाराज राजगढ़ के नाम से हमारे राजगढ़ जिले में काफी ज्यादा इन्होंने नाम कमाया है, शान कमाई है, और इन्हें वैसे भी किसी इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। तो सर, मोस्ट वेलकम कि आपका जो समय निकाल के आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच बड़े भाई। तो चल में क्या है सर, सब जानते हैं कौन है, पर मैं बेसिकली जानना चाहता हूं कि कौन है महाराज राजगढ़, कौन है कृष्णपाल राठौर? अगर दो लाइन में अगर आपका मैं जानना चाहूं तो। सर, मैं एक आम आदमी हूँ जो एक आम आदमी की आवाज बनने के लिए राजगढ़ जिले में आया हूँ। और महाराज राजगढ़ एक फीलिंग वाला नाम मैंने सोचा कि हमारे अपनों से यदि कनेक्टेड रहना है तो हमारा अपना नाम रखना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति बोलता है महाराज राजगढ़, तो वो खुद को बोलता है कि अपना खुद का राजगढ़, वो अपने से कनेक्ट हो पाता है हमारे मालवीय भाषा से। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक, जैसे कि आप काफी जाने माने गए पत्रकार हो, काफी चीजें आपने कवर की है, छोटी से छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं तक, आम आदमी तक आपने पहुंचने की कोशिश की है। तो आपके अनुसार अगर मैं देखूं तो पत्रकार में सबसे जरूरी गुण जो कि होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए है, और सबसे जरूरी गुण ये भी होना चाहिए कि हम किसी के भी दबाव में आकर किसी की आवाज न दबाए। हाँ, क्योंकि दबाव में आकर, बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी के दबाव में आ गए तो हम किसी की आवाज कैसे बनेंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस के, चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस, आपका सिद्धांत क्या बोलता है? आप किस सिद्धांत पे काम करते हो? आप भी पत्रकार हो, तो आपका सिद्धांत क्या कहता है? मेरा सिद्धांत यही है कि जो भी लोग प्रशासन से प्रताड़ित है, जो भी लोग हमारे जनप्रतिनिधियों से प्रताड़ित है, जो भी लोग गली वाले लोग हैं, रोडी के सामने रहने वाले लोग हैं, जो रोडी के मच्छरों से परेशान है, हमारी मालवी भाषा में बोले तो मैं उन लोगों की आवाज हूँ, और हमेशा उन लोगों की आवाज बनता रहूंगा। जनप्रतिनिधियों से कड़वे सवाल करना, नेताओं से कड़वे सवाल करना, अधिकारियों से कड़वे सवाल करना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा दायित्व है, और हमेशा यही रहेगा कि मैं कभी भी किसी के दबाव में आकर के जनता के सवाल का जवाब लोगों से ना मांगू, जिम्मेदार लोगों से ना मांगू, तो ये मेरी बेईमानी होगी। बिल्कुल। तो मेरा सीधा सट कॉन्सेप्ट है भैया कि मुझे लोगों की आवाज बनना है, और मैं बन भी रहा हूँ। धीरे धीरे लोग पसंद भी कर रहे हैं, मेरी विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। और राजगढ़ जिले का ये जो चैनल है मेरा खुद का, वो ये नहीं कह सकता कोई कि वो मेरा खुद का चैनल है, वो हर आम आदमी का चैनल है। मेरे ऑफिस में हर आम आदमी कोई भी आ सकता है, मुझे परेशानी बता सकता है, और मैं उसकी आवाज बनता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है। हाँ बिल्कुल, जैसे डायरेक्टली मैंने आपसे कनेक्ट किया था एक बार, मैसेज के इमीडिएट आपका मुझे कांटेक्ट नंबर भी मिल गया था आपसे बात करने के लिए। तो सर, जैसे राजनेताओं की बात निकली है, तो आपको आज के राजनेताओं की अगर मैं बात करूं तो राजनेताओं में एक सबसे अच्छी बात और सबसे चिंताजनक बात, फिर से मैं अपना सवाल रिपीट करना चाहूंगा कि आज के जो राजनेता है उन लोगों में आपको एक बात जो अच्छी लगती है और एक बात जो है चिंताजनक है, जो कि अच्छी नहीं है, आपका क्या इन दोनों में मत होगा? मतलब देखिए, अच्छी बात में आपने पहले पूछा, जोर उसी पर है, तो मैं अच्छी बात बता देता हूँ। आज के राजनेताओं की अच्छी बात यह है कि वो अपनी 4 व्हीलर में बैठकर शादी ब्याहों में चले जाते हैं, तो लोग उन्हें अपना समझने लगते हैं कि यार हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी तो हमारे बेटे की शादी में आए थे, हमारी बहू की शादी में आए थे, और हमारे साथ फोटो खिंचवाई थी। तो वो बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है, खास करके जब हमारे जिले की बात आती है, क्योंकि हमारा जिला इतना पिछड़ा है कि वो नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने में ही इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो
नेताओं को अपना समझने लगते हैं। बिल्कुल। बुरी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति पर, जिसकी शादी में वो नेता पहुंचा था, अगर उस पर कभी विपत्ति आ जाए तो ये लिख कर रख लीजिएगा कि वो नेता उसको पहचानने से इनकार कर देता है कि भाई हु आर यू, कौन है तू। तो ये सबसे बुरी बात है नेताओं की कि जब काम पड़ता है लोगों को तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। जब उनका स्वागत, सत्कार, सम्मान, पगड़ी वगड़ी उनके लिए लेकर रखी होती है तो बड़े शान से ठाट से जाते हैं, रील बनाकर डाल देते हैं। तो ये दोनों मेरे हिसाब से दोनों, एक अच्छी और एक बुरी बात, आपको सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। बिल्कुल सर। अब अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा सर, जैसे आप इतने समय से रिपोर्टिंग कर रहे हो, न्यूज को छोटी से ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक आप कवर कर रहे हो, इसमें मैं जानना चाहूंगा सर, कभी आपको ऐसा डर, दबाव महसूस हुआ है कभी भविष्य में, जब आपने अभी घटनाएं कवर करी, कभी ऐसा दबाव महसूस हुआ हो? मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम ना लेते हुए हम एक शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा उस चीज को। नहीं, बिल्कुल मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात सही है कि जब आप सत्य की लड़ाई लड़ते हो तो अंदर ही अंदर डर तो लगता है। मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ और करना भी चाहिए है, लेकिन वो डर चेहरे पे मैं नहीं दिखाता हूँ कि फलाने साहब ने मुझे नोटिस पहुंचा दिया, फलानी कोतवाली से मुझे फोन आ गया, फलाने थाने वाले ने मुझे, टीआई ने फोन लगाकर बोला कि आज आपके खिलाफ वारंट निकला है तो आपको आना है। तो उस समय अपने आप में थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है इंसान को। लेकिन मैं समझता हूँ कि 23 साल के भगत सिंह थे, जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई होगी तो क्या उनको डर नहीं लगा होगा? उनको भी अंदर ही अंदर डर लगा होगा, लेकिन अगर वो डर चेहरे पर दिख जाता तो आज भगत सिंह ना कहलाते। तो मेरे जो विचार है वो भगत सिंह वाले विचार है कि भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चेहरे पर ना दिखे। हम हमारे लोगों की आवाज बने रहें और हमारे लोगों के लिए हम खड़े रहें। जब फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और जब परिवार में हम सबसे बड़े होते हैं तो पूरा परिवार डिमोटिवेट होता है। बिल्कुल। दुख किसको नहीं होता है? सबको होता है, जो बड़ा होता है उसको भी होता है, लेकिन बड़े का दायित्व यह है कि हमारे पूरे परिवार को हमें संभालना है, तो हमें इनके सामने दुख नहीं दिखाना है। बिल्कुल। भले रोना है तो कोने में जाके रो लेंगे हम, है ना, लेकिन कभी फैमिली के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी एक काबिलियत होती है। मैं बोल रहा हूँ कि इंसान की फितरत है डर भी। जब खुशी उसकी फितरत है, जब गुस्सा उसका फितरत है, जब हर परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में इंसान अपने आप को ढालता है, सारी चीजें, तो डर भी एक फितरत है, डर भी लगता है। बिल्कुल। लेकिन डर को ना दिखाना, ये कला होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट के अंदर, एक पत्रकार के अंदर। अच्छा, तो सर पत्रकार की बात आई है, पत्रकार से ये क्वेश्चन आता है कि पत्रकार की वफादारी किसके प्रति होना चाहिए? सरकार के प्रति, जनता के प्रति, या सच के प्रति? देखिए, जनता के प्रति भी होना चाहिए और सच के प्रति भी होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा यह कहना है कि सरकार के प्रति भी वफादार रहो आप। बिल्कुल। लेकिन सरकार से सवाल पूछना ही सरकार की वफादारी है। सरकार की भलाई उसी में है कि आप जनता के लिए खड़े रहें। जनता ने उनको चुना है, ना कि सरकार ने जनता को चुना है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो जनता जनार्दन ही किसी व्यक्ति विशेष को चुन करके वहां तक पहुंचाती है। बिल्कुल। असेंबली तक पहुंचाती है। तो ये एक नेता का दायित्व बनता है, एक इंसान का दायित्व बनता है कि वो वहां पर जनता की आवाज बने। यदि वो अहंकार और मद में, फिराक में यदि डूबा रहे तो जनता ने कई बार सबक भी सिखाया है। आप कई उदाहरण उसके देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने इतनी रिपोर्टिंग्स वगैरह की है, कभी मतलब ऐसी घटना, ऐसा कोई इंटरव्यू जो आपको अभी तक झंझोर रहा है, आपको याद रहा है कि वो, मतलब ऐसी कोई घटना अगर आप बताना चाहो कोई सी? मुझे अच्छे से याद है, एक गांव है जीरापुर का, आप ही के क्षेत्र में बैठा हूँ, तो वहाँ की एक घटना मुझे आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है उस बात का। एक गांव है, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ शायद, लेकिन जीरापुर क्षेत्र का ही है। ठीक है। वहां पर मैं रिपोर्टिंग करने गया था और एक आम आदमी ने मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया था। तो मैं जब रिपोर्टिंग करने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि साहब ये रोडियां बन रही है हमारे यहाँ घर के जस्ट सामने, जहाँ पर लोग कचरा फेंक देते हैं, तो आप जो है इस कचरे को क्यों नहीं हटवाते हो? आप इसकी रिपोर्टिंग करो, तहसीलदार से बात क्यों नहीं करते हो? मुझे लगा कि यार इतना छोटा सा मुद्दा, ये रोडी हटाना मेरा काम थोड़ी है। सही है। लेकिन जब मैं परिवार के साथ चाय पी रहा था
तब उन्होंने मुझे से एक बात बोली कि सर इस रोड़ी की वजह से हमारे एक परिवार के सदस्य की जान चली गई। मैंने कहा भाई कैसे चली गई? कि साहब उनको मलेरिया हो गया था, क्योंकि यहाँ अगर शाम के समय आप बैठोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे। ठीक है। हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने में मच्छर गिर जाता है। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे बच्चे बच्ची हाथ में वो हवा का पंखा लेके बैठते हैं, बिजना जिसको बोलते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे सर, उसके बाद भी मच्छर गिर जाता है। हम 10-12 मच्छर तो अनजाने में ही खा जाते होंगे। तो मलेरिया की वजह से हमारे परिवार की जान चली गई। बिल्कुल सर, साफ सफाई रखना तो जरूरी है। कारण क्या है? बस एक रोड़ी। आप सोचिए कि एक छोटी सी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया था वहां पर, और मुझे भी लगा कि यार ये तो छोटा मुद्दा है, इसमें क्या हो गया, ये तो आम, यार ये तो आप ही कर सकते हो। लेकिन गांव में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है कि वहां नाली नहीं बनी, वहां सड़क नहीं बनी, वहां रोडियां नहीं हटी, वहां मेड़ के विवाद में काफी सारे लोग कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जाकर जन सुनवाई में आप देखिएगा तो शिकायत करेंगे वहां लोग कि साहब मेड़ की वजह से हमारे परिवार के सदस्यों की टांग तोड़ दी, किसी का माथा फोड़ दिया, किसी का कुछ हो गया। उनका जिम्मेदार कौन है? उनका धनी कौन है भाई? सही बात। वो तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना। कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ पॉडकास्ट के बीच में, कि आप सोचिए कि कोई व्यक्ति ये बोले कि यार साहब ये छोटी सी वजह से हमारे परिवार के एक सदस्य की जान चली गई, आप क्या कहोगे? आप निशब्द हो जाओगे वहां। बिल्कुल। तो मुझे वो रिपोर्टिंग अभी तक याद है, और तब से लेकर आज तक मैंने कसम खाई है कि कोई भी छोटे से मुद्दे में भी अगर मुझे फोन लगाएगा, मैं बकायदा वहां पर जाता हूँ, देखता हूँ। पहले मैं अभी क्योंकि एक निश्चित ठिकाना बन गया हमारा राजगढ़ में, तो मैं वहाँ उनको बुलाता हूँ, वहां से समस्या सोल्व हुई तो ठीक, नहीं तो मैं बकायदा माइक लेकर पहुंचता हूँ वहां पर। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि साफ सफाई रखना सरकार की जिम्मेदारी तो है, साथ में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, स्वयं का कर्तव्य भी बनता है कि उस जगह को साफ किया जाए। क्योंकि बेसिकली सर मैं कुछ साल इंदौर में रहा हूँ, वहां पे जो साफ सफाई देखी गई है काफी अच्छी है, मेंटेन किया गया है, इसलिए तो इंदौर फर्स्ट पे आता है। साफ सफाई का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य जिम्मेदारी है, जो कि हमें करना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जीवन में, बेसिकली आपकी मैं सोच ऐसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में मौका मिले, अगर आपको खुली छूट दी जाए, एक मौका दिया जाए किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, वो कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग टू अबाउट राजनेता और एनी फिल्म इंडस्ट्री एक्टर, एनीवन, यू कैन चूज एनीवन, तो आप ऐसा कौन सा व्यक्ति चूज करोगे और क्यों, जिसका इंटरव्यू खुला, आपको इंटरव्यू, आप नाम ले सकते हो किसी का भी। देखिए मैं यदि किसी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ तो वो वृंदावन के हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं। बिल्कुल सर। जिनको मैं बड़ा सुनता हूँ, और कोई भी एक धर्म गुरु जो है उन्होंने क्रांति लाई है। वहां पर क्रिकेटर भी जाते हैं, वहाँ एक्टर भी जाते हैं, वहां पर सब लोग जाते हैं, और वो एक सपना है, कभी पूरा हो या ना हो, लेकिन वो हमारा आइडियल है। और हम छोटे बच्चे हैं उनके सामने, दर्शन मात्र से ही सब कुछ हो जाता है उनके तो। लेकिन एक आपने बोला कि कोई भी एनीवन, तो मेरे मन में पहला ख्याल वही आया कि मैं प्रेमानंद जी महाराज से काफी सारे, कभी मुझे मौका मिले तो उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, जो एक युवा के नजरिए से जो चीजें होती है ना कि साहब आप ऐसा करते हो क्या, आप करते थे क्या, आपका बचपन कैसा बीता, जो मेरा एक ओरिजिनल वाली जो फीलिंग होती है, मैं उनसे काफी सारी चीजें, अगर उनसे आप भी सवाल करो, मैं भी सवाल करूँ, युवा लोग सवाल करें, तो कितना कुछ यूथ के बीच में चला जाए, कितना कुछ चीजें वो बदल सकते हैं। आज उनके, क्योंकि युवाओं का देश है भारत, आज उनको कौन नहीं सुनता है। आज हम जैसे लोग पॉडकास्ट में बैठकर उनकी बातें कर रहे हैं, उनको मानते हैं, तो वो मेरे लिए एक, मतलब एक आइडियल के तौर पर मैं देखता हूँ उनको अभी वर्तमान में। तो मतलब उनका काफी हो रहा है, मतलब बेसिकली उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली है। हम भी कभी हताश हो जाते हैं कहीं ना कहीं, उनको देखते हैं तो मन एकदम, मतलब वो बात करते तो शांति मिलती है उनके बातों से, वचनों से, कि भाई। अच्छा सर, एक चीज और है, आपके सोच पे ही बात आई है, आपको एक ताकत मिलती है, एक ऐसा बदलाव जो आप देश में करना चाहते हो, देश के हित में हो, आप ऐसा क्या बदलाव करना चाहोगे देश में, जिससे देश का, मतलब आपकी क्या सोच है इस पर, आपको ऐसी एक ताकत देते हैं कोई, तो आप क्या बदलाव करोगे? देखिए, मेरी नज़र एजुकेशन सिस्टम पर रहेगी। बिल्कुल, कि अगर हमारे देश का शिक्षा का स्तर अगर बेहतर हो जाए, अगर हमारे देश का हर नागरिक शिक्षित हो जाए, बिल्कुल, तो उसे कभी भी, आज आप और हम शिक्षित लोग हैं, तो आज हमको 2 रोटी कमाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक मजदूर की औलाद क्यों भटक जाती है?
वो इसलिए भटक जाती है भाई क्योंकि उनको एजुकेशन ही नहीं मिल पाता है, उनको शिक्षित ही नहीं कर पाती है यहाँ की सरकार, उनको शिक्षित ही नहीं कर पाता है यहाँ का सिस्टम। आप देखिए कितने पेपर लीक हो रहे हैं, बिल्कुल लाखों रुपए बिगाड़ करके एक किसान अपने बच्चों को कोटा, इंदौर, जबलपुर जैसे शहर में भेजता है नीट की तैयारी करने के लिए, और पता चलता है कि भैया 20-30 लाख रुपए में तो सीट बुक हो चुकी है। क्या करोगे आप? ऐसे एजुकेशन सिस्टम से अच्छा है कि प्रैक्टिकल तौर पर जो भी चीजें हों, जो आप देखिए एमबीबीएस की पढ़ाई जो है विदेशों में कितने सस्ते में और कितने आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे मस्ट जो मैं मानता हूँ वो है शिक्षा। बिल्कुल एजुकेशन पर अगर फोकस रहेगा किसी का भी तो इस संसार को बदल सकता है। एक किताब जो होती है वो सब कुछ बदल सकती है मेरी नज़र में तो। बिल्कुल सर, क्योंकि पेपर लीक पे ही बात हुई है तो पेपर लीक पे मेरा भी एक था कलीग, मतलब कलीग जिसे अब एक्चुअल में हमने 1 साल पहले ही नीट के लिए कोचिंग की तैयारी करवाई, उसने एग्जाम भी दिए, फिर उसने पेपर लीक हुआ, डबल से एग्जाम हुई, वो हताश हो गया। मैंने उससे एक ही चीज बोला कि नहीं, पहले किया था, इस बार भी तो डेफिनेटली कर लेगा। तो सर बेसिकली एक क्वेश्चन और आता है मेरे मन में आपसे पूछने के लिए, आपके अनुसार इंसान जो बेसिकली है पहचान उसके पद से होती है, बेसिकली पद से जाना जाता है, उसके चरित्र से जाना जाता है? देखिए इंसान अपने चरित्र से जाना जाता है। बिल्कुल, पद वाले तो बड़े बड़े जेल में बैठे हैं आज। अब देखोगे कितने सारे लोग हैं, कितने ही तो उदाहरण है, क्या ही हम जो बड़े बड़े धर्म गुरु है वो जेल में पड़े हैं। सही बात है तो इंसान पद से कभी नहीं जाना जाता है, अपने चरित्र से जाना जाता है, और चरित्र ही पद तक पहुंचाता है, मेरा ये मानना है। तो आप चरित्रवान हो, आपका एक कॉन्सेप्ट है, आपकी एक विचारधारा है, तो आप किसी के भी साथ उठो बैठो कुछ भी करो, लेकिन एक विचारधारा होनी चाहिए, एक अपना चरित्र होना चाहिए कि मुझे इस कॉन्सेप्ट पर काम करना है। मैं दिल्ली में नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ करके मैंने राजगढ़ ही क्यों चुना, उसका एक कारण है कि हॉस्पिटल की कमी से मेरे एक दोस्त ने जान गंवा दी। यहाँ अगर अच्छा हॉस्पिटल होता तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर हॉस्पिटल की कमी, राजगढ़ में यहाँ पर शिक्षा की कमी, कोई भी अगर आप और मैं भी आईएएस भी बन जाते, कलेक्टर भी बन जाते, एसपी भी बन जाते, तो कलेक्टर एसपी भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, और उनसे बेहतर कर रहा हूँ। मैं तो अपने जिले की बात करता हूँ। मतलब लोगों की आवाज बनना, जिस आवेदन को अधिकारी रख करके उसमें समोसा खा जाते हैं, उस आवेदन को हम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार सीरियसली लेकर के उन लोगों की आवाज बनते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन लोगों की आवाज में बन रहा हूं, और आगे भी मैं बनता रहूंगा। बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम हमारे चरित्र को कितना चरित्रवान बना सकते हैं, कितनी चीजें हम आगे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि आप रिपोर्टिंग करते हो, तो रिपोर्टिंग के समय में आपके लिए दो चीजों में से कौन सी ज्यादा जरूरी है, सच या फिर लोगों की भावनाएं? देखिए सच बहुत ज्यादा जरूरी है। भावनाओं में आकर क्या है, कई बार खेल बिगड़ जाता है। हमने कई बार गलतियां की है रिपोर्टिंग के दौरान, कि जब आदमी हाथ जोड़ करके अपने सामने कोई अपने पिताजी से भी बड़ा आदमी कोई हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहा रहा है, तो भावनाओं में आकर हम वीडियो बना देते हैं। और मैंने की है 2-4 गलतियां जिले के अंदर, जिस पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन भी लिया है, काफी सारी चीजें भी हुई। तब से मैं समझा हूं कि आदमी कितना सच बोल रहा है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, हमारे क्रॉस क्वेश्चन का जवाब वो कितनी निडरता से दे रहा है। बिल्कुल। हम कोई भी उससे बात पूछ रहे हैं तो वो अगर बीता हुआ इंसान होगा जिसके ऊपर कि साहब किसने हमला करवाया आपके ऊपर, कि भाई साहब फलाने साहब ने करवाया, मेरी बेटी, आंखों में आंसू आ जाता है आदमी के जब वो सही बोलता है। तो सच बहुत जरूरी है। कानून भी सच की जो नींव होती है उसी पर सजा सुनाता है, उसी पर चीजें होती है। तो सच बहुत जरूरी है। इमोशन में बह करके हम किसी वैसे व्यक्ति को बदनाम ना कर दे जो बिल्कुल निर्दोष हो। तो ये पत्रकारिता की पहली परिभाषा होना चाहिए है कि वो सच्चाई क्या है उसकी परत पहले खंगाले, और जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो आम आदमी का, तो उस इंटरव्यू में 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर दे जो उसके बस की नहीं हो। बिल्कुल। और जब बस की नहीं होती है तब आदमी सच उगलने लगता है। तो वो चीजें मैंने देखी हाँ, है। मैंने एक्चुअल में आपका भी एक वीडियो देखा था, आपने शायद ब्यावरा के आसपास किसी गांव की एक रिपोर्ट कवर करी थी, उसमें आपने एक व्यक्ति, उधार का कोई केस था, उसने उधार लिया था, पहले आप उस व्यक्ति से मिले थे जो बोल रहा था कि उधार लेने वाला, फिर बाद में उससे मिले थे जिसने उधार, तो उसने बताया था कि उसने भी 1 भी रुपया नहीं चुकाया, अगर आपको याद हो वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान है अच्छे से। तो मुझे वहां पे एक चीज अच्छी लगी थी कि आपने
उसे भी सुना था जो आरोप लगा रहा है, और आपने उसे भी सुना था जिस पे आरोप लगा गया। तो ये मतलब दोनों के मतलब उनके मत जानना बहुत अच्छी चीज लगी थी। मैंने अभी कुछ समय पहले नहीं, देखा हम था वो। जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में हम किसी के खिलाफ बाइज्ड नहीं हो सकते ना। बिल्कुल सही बात। हम क्यों होंगे बाइज्ड? हमारी सामने वाले से क्या दुश्मनी है भाई? कि हमको कोई ऐसा थोड़ी वो दिमाग पे चढ़ गया है कि यार हम किसी को, व्यक्ति विशेष को बदनाम कर दे। आप यदि सही हो तो हमारे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए भी खुले। सही है। आप यदि गलत हो, गलत इंसान आता नहीं है सही कभी है। भी मीडिया के सामने, नहीं आएगा, डरेगा वो आने से। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सही हो, अगर हमने किसी की रिपोर्टिंग की है, किसी आम आदमी का इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू के दौरान यूं मान लीजिए कि उसने गंभीर आरोप लगाए सामने वाले पर, तो मैं तो कहता हूं कि आपके लिए भी ये ऑफिस है, खुला है पूरा, आप भी आइए, आप भी अपनी बात को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जरूरी है सर अपनी बात को रखना। अगर किसी पे आरोप लगा है, वो बिना चुप बैठे अगर रह जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक चीज जो है, आपको मान लीजिए कुछ आपकी ऐसी गलतियां जो आपके पास्ट में हुई, गलतियां सबसे होती है, सब एक्सेप्ट करते हैं, आपसे भी हुई होगी, तो आप ऐसी कौन सी गलती है जिसे अगर आपको मौका मिले सुधारना को और आप सुधारो उसे? देखिए, गलतियां तो हुई है निश्चित तौर पर। और जब मैं चुनाव के समय, जब मैं रिपोर्टिंग करता था, जब चुनाव आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मन ही मन में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस आएगी मध्य प्रदेश के अंदर। तो राजगढ़ जिले में मैंने बेसिकली एक तरीके से कांग्रेसियों का सपोर्ट बहुत ज्यादा किया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और मुझे एज ए पत्रकार ये नहीं करना चाहिए था। जनता की आवाज हूं मैं, तो मुझे बैलेंसिंग रहना चाहिए था। चुनाव के पहले की रिपोर्टिंग से यदि आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल एक तरीके से यूं मानिए कि जनता के हक में आवाज करता था, सारी चीजें थी। लेकिन एक वो टाइम पीरियड था 2-3 महीने का, जिसमें मैं सरकार के खिलाफ हो गया था। मुझे लगने लगा था कि यार अब बदलना चाहिए, जो पाला है मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोगों ने फिर से भाजपा को चुना है, तो कुछ तो अच्छा ही होगी उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी कोई दुश्मनी किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था पर्सनली, इसी वजह से मैं थोड़ा एक तरफा रिपोर्टिंग करने लग गया था। और उसमें काफी सारी कठिनाइयां भी ये होती थी कि जैसे मैं किसी गाँव में जा रहा हूँ, तो वहां पर सवालों से डरकर बीजेपी के नेता आते नहीं थे चुनावी चौपालों में। तो मेरे लिए कठिनाई हो गई थी कि यार अब ये लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ। तो उसमें क्या हो गया कि आम जनता के नजरिए में, उनकी नजर में एक ये चीज हो गई कि यार कृष्णपाल भैया तो एक तरफा चलते हैं, वो तो कांग्रेसी आदमी है। और ये क्या हवा बन गया, मतलब एक तरीके से। बाकी आप देखोगे चैनल पर, तो मैंने कांग्रेसियों से भी उतने मजबूती से सवाल किए हैं जितने भाजपा के लोगों से किए हैं। और देखिए, जिसकी सरकार है, एक जर्नलिस्ट को सवाल उन्हीं से करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी आज उन्हीं की है, पद आज उनके पास है, तो सवाल भी उन्हीं से होना चाहिए। पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है सर, बिल्कुल, क्योंकि पत्रकार को बेसिकली स्पेशली सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, खिलाफ होना चाहिए तो गलत के, झूठ के, और साथ होना चाहिए तो सच के। ये बिल्कुल सही बात है, जो कि हमेशा करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा एक और आपसे, कि अगर आपको मौका दिया जाए, आपके 18 साल के बच्चे को खड़ा किया जाए कि एक और कृष्णपाल राठौर खड़ा कर दिया गया, तो आप उसे क्या सलाह दोगे? मैं यही सलाह दूंगा कि कभी भी जीवन में अगर रहो तो हमारी एक विचारधारा होनी चाहिए है। बिना विचारधारा के काम नहीं होता है। हम यदि काम करेंगे तो सबसे पहली शिक्षा तो यही होनी चाहिए कि हम किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। बिल्कुल। यदि क्योंकि कोई भी, अगर हम घर भी बनाते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि यार हम जगह लेंगे तो कौन सी जगह पर लेंगे, हम घर बनाएंगे तो हमारी डिजाइनिंग क्या होगी, बिल्कुल, और हमारी डिजाइनिंग होगी तो हमारा बेडरूम कैसा होगा, हमारा वॉशरूम कैसा होगा। आपने स्टूडियो तैयार किया है तो आपने इसमें कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ काम किया होगा, ये आप जानते हो। बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत सारी चीजें ये है कि बेसिक शिक्षा हमें वो देना होगा किसी भी व्यक्ति विशेष को, कि यार आप सीधे तौर पर अगर किसी भी व्यक्ति को खड़ा करेंगे, आप 18 साल के लड़के को मेरे सामने खड़ा करेंगे कि यार कृष्णा भैया आप इसको क्या शिक्षा देंगे, मैं खुद 26 साल का हूँ, मैं तो छोटे भाई की तरह उसे ट्रीट करके यही बोलूंगा कि भाई जो तेरा मन करे पहले तो वो काम कर। तेरा मन कर रहा है कि यार मुझे आपके जैसा बनना है, तो आपके जैसा बनना है तो हमारे जैसी रिस्क भी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले विरोधी पत्रकारिता में घर वाले होते हैं, तो घर वालों को आपको सामना करना पड़ेगा कि यदि कि तू क्यों नेता बन रहा है भाई, गांव में कोई आवाज नहीं उठा रहा है,
तो गांव के ग्रुपों में जो है फालतू की वीडियो बना बना कर डाल रहा है, तो सरपंच पापा के माथे आएगा, फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो पहले अपने घर वालों को कन्विंस करो, उसके बाद धीरे धीरे हमारी ये विचारधारा अगर स्ट्रोंग होगी तो निश्चित तौर पर काम होगा इस बात में। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि एक सिचुएशन आपके पास आई है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट होगी। एक रिपोर्ट आपको बनाना है जो कि जीवन की आपकी एक आखिरी रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट को पूरी दुनिया देखेगी। तो वो क्या मुद्दा होगा, समझिएगा कि एक रिपोर्ट जीवन की आखिरी रिपोर्ट है, अब आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। वो कौन सी रिपोर्ट होगी, किस विषय पे होगी, और उसे पूरी दुनिया देखेगी। सर आप बताइए। भैया अगर ऐसा होगा तो मैं निश्चित तौर पर जीवन के आखिरी पलों में भी, मैं राजगढ़ ने मुझे पहचान दी है पूरे मध्य प्रदेश में, तो मैं रिपोर्टिंग अपने राजगढ़ पर ही करूंगा और पॉजिटिव रिपोर्टिंग करूंगा सब लोगों पर। सर कोई ऐसा विषय जो राजगढ़ जिले में आप, मतलब विषय, देखिए विषय में तो ऐसा है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी दुनिया अगर देखे भी उस इंटरव्यू को, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर देखिए फोकस होना चाहिए सब लोगों का। और मेन चीज ये है कि ये जो पॉजिटिविटी है, ये कहीं ना कहीं देखिए हमें शिक्षा कितनी महंगी मिल रही है। हमें गेहूं फ्री नहीं चाहिए भाई, हमें शिक्षा दे दो, हम गेहूं तो यूं ही लाकर रख देंगे हमारे घर में। सत्य बात है। अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमें अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर दे दो, हमें उसमें लाखों रुपया खर्चे ना करना पड़े। आपको अगर सिर के ऊपर चोट लग जाती है तो उसमें आयुष्मान कार्ड नहीं लगता है, सिर के नीचे वाले जो इलाज होते हैं उसमें आयुष्मान कार्ड लग जाता है। ऐसा क्यों? आप सोचिए कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया तो हमें हमारे मम्मी पापा को जमीन बेचना पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी दुनिया का एक मुद्दा होना चाहिए, काफी ज्यादा काम करने की बहुत ज्यादा। अगर ये दोनों चीजें सुधर गई, बहुत सारी चीजें हल हो सकती है इसमें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, आप इसमें राजनेता का नाम भी ले सकते हो। बिल्कुल। एक ऐसा कोई राजनेता, इस क्वेश्चन में आप जवाब दीजिएगा, ऐसा कोई राजनेता जिसके प्रति आपकी सोच पहले कुछ और थी, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, पर उस व्यक्ति के मिलने के बाद आपकी सोच बदली हो, ऐसा कौन सा राजनेता है? और आप नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम लेके बताइए, ऐसा कौन सा राजनेता आपकी सोच उनसे मिलने के बाद डिफरेंट बदली हो थोड़ी? देखिए मैं राजगढ़ के सभी राजनेताओं से मिला हूं और मुझे लगता है कि राजगढ़ जिले के सांसद रोडमल नागर के प्रति मेरी सोच बदली है। पहले मैं एज ए सांसद के विपक्ष में वीडियो बनाता था, वो मेरा दायित्व बनता था, आगे भी बनाता रहूंगा। लेकिन राजगढ़ जिले के सांसद रोडमल नागर ने आज तक मुझे किसी बात की धमकी नहीं दी कि तू मेरे खिलाफ इतना क्यों बोलता है, तूने मुझसे इतने सवाल कैसे कर लिए, तू मेरे गांव में माइक लेकर कैसे घुस गया, तू मेरे गांव के सरपंच से ऑन कैमरा कैसे भिड़ गया, वो तो मेरा रिश्तेदार है। चाहते तो वो सब कुछ करवा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसी हरकतें नहीं की कि यार तुमने ऐसा कर कैसे लिया। आज भी जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे वो महसूस नहीं होने देते हैं कि कृष्णपाल ने वैसी रिपोर्टिंग की थी, जबकि मेरे मन में संकोच रहता है कि यार मैं इनके गांव में जाकर आया था, इनसे पांच काम पूछ लिए थे, तो ये दूसरी तरीके से पेश आएंगे। दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर दोनों आमने सामने थे और मैंने उस समय दिग्विजय सिंह के किले में जाकर उनके मंदिर गिनवाए थे कि ये 9-10 मंदिर है इनके किले में, फिर आप इनको हिंदू विरोधी कैसे बोलते हो? तो इतने ग्राउंड लेवल पर जाकर जब मैं किसी विपक्ष के आदमी के लिए बोल रहा हूं और कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भेसवा माता मंदिर में मुझसे मिलते हैं रोडमल नागर जी, और बिल्कुल प्रफुल्लित होकर मिलते हैं, बिल्कुल खुश होकर मिलते हैं, वहां पर मुझे एक सोच समझ में आई कि ये नेता बड़ी सोच वाले नेता है, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये वाकई में मतलब काम के नजरिए से तो मैं आज भी उनका विरोधी हूं कि उन्होंने राजगढ़ जिले को कुछ नहीं दिया, लेकिन एक विचारधारा जो आपने बोली कि एक विचारों के हिसाब किताब से कौन से नेता ऐसे बढ़िया है, तो मैं रोडमल जी के पक्ष में खड़ा रहूंगा उस। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके हिसाब से, जरूर नहीं है MP, UP, पंजाब, बिहार, कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से अगर बात करें तो कौन है कृष्णपाल राठौर का पसंदीदा नेता? देखिए पसंदीदा नेता अगर आज की तारीख में देखूं तो मेरा तो कोई भी नहीं है, मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊं। अच्छा, कार्यों की बात कर लूं, क्या आप उनके कार्यों से सहमत हो? तो मतलब ऐसे नेता जिनके कार्य आपको अच्छे लगते हो? मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। एक काम तो उनका ये सबसे अच्छा है कि आयुष्मान योजना उन्होंने निकाली। बिल्कुल, जो मेरी सोच है कि यार गरीब लोगों को पहले हॉस्पिटल में जाने से पहले सोचना पड़ता था, आज वो एक आयुष्मान कार्ड लेकर चले जाते हैं
बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज काफी काम करवा हो के रहा है। और वापस आ जाते हैं। उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, अगर आपको मैं बताना नहीं, बिल्कुल चाहूँ। दुरुपयोग वो अपनी जगह है। जब मैं बात करूँ एज आई एम डॉक्टर, तो आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे हॉस्पिटलों की आज कंडीशन ये है, उनके कार्डों को रख लिया जाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा हुआ है, हालत पेशेंट की खराब है, आयुष्मान कार्ड के पूरे पैसे उनके निकाल लिए जाते हैं। ऐसी भी बिल्कुल बहुत सारी जगह हो रहा है 100%, सर। बहुत सारी नहीं, अधिकतर जगह पर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, लेकिन ये पहले क्या होता था, पहले तो ये होता था ना आयुष्मान के पहले, कि जब नहीं बना था तो डायरेक्ट आदमी जमीन बेचकर गहने गिरवे रख के जाता था हॉस्पिटल में। सही है, आज तो सही उसके बात पास एक गहना तो है ना, कम से कम एक आयुष्मान कार्ड, की जिसके बलबूते पर वो एक 2,500-3 हजार की कार करके वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट तो हो रहा है, कम से कम इतना तो किया है। बिल्कुल एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी दोनों चीजें उसके। अच्छा सर, एक चीज, कुछ और क्वेश्चन बचे मेरे। बताओ आप तो बिल्कुल। एक क्वेश्चन और आता है कि आप किसको अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हो, कारण के साथ में? देखिए, मैं तो जो भी देश की जनता चुने, अब वो तो प्रधानमंत्री स्तर की बात है, मैं उस पर क्या ज्ञान दूंगा, लेकिन जो भी मेरी सोच तो यही है सिंपल सी, कि जो भी अच्छा नेता हो जनता उसको चुने। मतलब मैं क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, आज की स्थिति में, आज के दौर में जिस तरह की राजनीति चल रही है, बदलाव तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और चाहे नेता कोई भी हो, क्योंकि विपक्ष के पास अभी कोई मजबूत नेता नहीं है। अगर कोई बोले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना दो, तो वो पॉसिबल इसलिए भी नहीं क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते हैं, उनके खुद के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। तो वो एक चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से देश की हालत है, जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज चल रही है, तो मुझे लगता है कि बदलाव तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, देश की जनता को समझना भी चाहिए। अच्छा सर, तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हम करेंगे। बिल्कुल। एक शब्द में आपको जवाब देना है। भारत। अमेजिंग। पत्रकारिता। पत्रकारिता तो अब इसमें एक शब्द में मैं क्या बोलूंगा, मतलब ईमानदारी, सच। सच हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सफलता को आप क्या मानते हो? एक लाइन में अगर बताना चाहो, सफलता क्या होती है? हमारी इच्छा अनुसार यदि हम काम कर रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, तो वो सफलता है। आपका मन पसंदीदा शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर, बिल्कुल। अच्छा, सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? नेता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरे पिताजी हैं। हमने कुछ और एक्सपेक्टेशन किया था कि कोई और होगा। नहीं नहीं। अच्छा, पैसा या सम्मान? सम्मान। पैसे से भी मिल सकता है। नहीं, वो वाला सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान इम्पोर्टेंट है। सम्मान अच्छा। रहेगा तो पैसा तो आदमी यूं ही कमा लेगा। जीवन का एक मंत्र? सच के साथ चलना। अगर सिर्फ एक शब्द में खुद को बताना हो तो क्या कहोगे आप? बेसिकली गरीबों का पत्रकार। गरीबों का पत्रकार। अच्छा, आपको सवाल पूछना ज्यादा पसंद है या जवाब देना? दोनों पसंद है मुझे। सवाल पूछना वैसे ज्यादा पसंद है। आज तो आपको सवाल का जवाब देना पड़ा। पर तो आज यही था हमारे पॉडकास्ट में। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आप हमारे इतने दूर से समय लेकर आए और हमारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े भाई। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने नया सफर शुरू किया है, इसको आप अच्छे से आगे ले जाएं। बिल्कुल। और आपने एक डिफरेंट वे में इंटरव्यू किया है मेरा। जो लोगों के इंटरव्यू होते हैं उसमें अलग चीजें होती है, उसमें लोकल मुद्दों पर, कंट्रोवर्सीज पर बातचीत होती है, लेकिन आपने इस इंटरव्यू में मुझे खुद को जानने की कोशिश की है। ये मेरे लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से, और काफी क्वेश्चंस में मैं उलझा भी हूं। डिस्कस भी किया था, पर आपने बोला था आपको जो पूछना हो पूछ सकते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके। तो बेसिकली हमारे साथ पॉडकास्ट अब आगे भी जैसा आएंगे तो इसी चीजों के ऊपर बेसिक रहेगा। हम किसी राजनेता से, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा बेसिकली मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो क्या है, उसकी सोच क्या है, वो सारी चीजों को जानना। तो फिर से अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके हमारा पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे भाई।